Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, welcome to lecture number 11, and this is in continuation with the previous lecture. As we know that we have started this seminar on business analysis, and after discussing about the basics of business analysis and the definitions of business analysis, business analyst, and then we had talked about the knowledge areas. There are 7 knowledge areas in business analysis as of this date. And then we have talked about BA-BOG, which is kind of a reference book for this very seminar. And then we had talked about first knowledge area in good detail. The knowledge area is defined by the tasks we have. So for first knowledge area, that was business analysis, planning and monitoring. We have 6 tasks, and we had discussed each task. Each task is further described by the purpose, the description, the input, output diagram, and then elements, techniques used to get the output from that, and then stakeholders which are involved in that task, and then outputs. The outputs we create from a task may be an input to another task in that knowledge area, or other a task of other knowledge area, or one output may be input to so many other tasks as well. So let's start. We had talked till now 2 knowledge areas, and that is business analysis, planning and monitoring, and elicitation. And now we are going to move towards the third knowledge area. But before we start with requirements management and communication, part 1, this will be in 2 sessions. We will be having a summary of the previous lecture. So in previous lecture we had talked about elicitation, and what is elicitation? The definition is we need to get the information from the stakeholders. हमने बात की थी कि जो stakeholders एक तो वो चीज़ होती है जो वो statement दे रहे होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कि meeting और exceeding expectations, तो हमें उनकी ना सिर्फ वो चीज़ें ही देखनी हैं जो कि वो स्टेट कर रहे हैं, बल्कि हमें वो इंटेंशंस भी उनकी कैप्चर करने की कोशिश करनी है जो उनकी हैं. इस तरीके से हम जब रिकॉर्ड कर लेंगे, उनको हम मीट करने की कोशिश करेंगे, और इवेंचुअली हम अपने सेटिस्फाइड कस्टमर्स, एंड यूज़र्स और टॉप मैनेजमेंट और टीम्स जो है वो हम हासिल कर सकते हैं. सो 2 तरह की चीज़ें हैं. एक तो वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि स्टेटेड हैं, जो कि उन्होंने बताई हैं, और उसके बाद वो उनके कंसर्न्स हैं जो कि हम जानना चाहते हैं. हम ये काम करते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट्स को उनसे डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके हम वो रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, और साथ में उनके कंसर्न्स जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर हम उनको दोबारा उनके पास जाते हैं, और फिर हम उनसे कंफर्म करते हैं कि क्या यही उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं और कंसर्न्स हैं, और इस तरह हम एक अच्छी डाटा जो सेट है वो हम इकट्ठा कर सकते हैं. हम इंफॉर्मेशन सिर्फ रिक्वायरमेंट्स के बारे में ही नहीं लेते, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में एलिसिटेशन के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं. फिर हमने बात की थी एलिसिटेशन इनपुट आउटपुट डायग्राम की, कि किस तरह जो टास्क्स हैं जिनकी आउटपुट्स जो डिफरेंट टास्क्स हैं बिजनेस एनालिसिस के अदर नॉलेज एरियाज़ के, या जो हमारे स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जिस तरह प्रोसेसेस एसेट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स हैं, और हमारा एंटरप्राइज आर्किटेक्चर है, ये सारी चीज़ें लेकर के हम कैसे जो है वो अपने टास्क के ऊपर अप्लाई करते हैं, और फिर हम आउटपुट्स जनरेट करते हैं. हमने फिर ये भी आइडेंटिफाई किया था कि हमारे एलिसिटेशन के 4 टास्क्स हैं.
उसमें से जो पहला है वो प्रिपेयर फॉर एलिसिटेशन टास्क है, जो दूसरा हमारा टास्क है वो कंडक्ट एलिसिटेशन एक्टिविटी टास्क है, जो हमारा तीसरा टास्क है वो डॉक्यूमेंट एलिसिटेशन रिजल्ट्स है, और फिर कंफर्म एलिसिटेशन रिजल्ट्स है। प्रिपरेशन फॉर एलिसिटेशन के अंदर हम इंश्योर करते हैं कि हमारे सारे रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हों, जो वो शेड्यूल्ड रिसोर्सेज हों उनकी शेड्यूल बना लेते हैं, और हम प्लान कर लेते हैं कि हमने कौन सी ये एक्टिविटी कैसे करनी है, कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, किस लोकेशन पे करने हैं, किन लोगों के साथ करने हैं, क्या सपोर्टिंग चीज़ें हमें चाहिए हैं। तो ये सारा कुछ हम प्रिपरेशन फॉर एलिसिटेशन के अंदर करते हैं। जब हम एलिसिटेशन के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, हमने अपने स्टेक होल्डर्स जो कंसर्न्स हैं उनको बता दिया कि जी आप कि ये डेट है, ये टाइम है, इसके ऊपर हम आपसे ये एलिसिट एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, तो वो उसके बाद फिर फर्दर हम उस पर प्रोसीड कर सकते हैं, और फिर हम वो एक्टिविटी जो है कंडक्ट करते हैं जो हमने ऑलरेडी प्लान की होती है। कुछ स्टेक होल्डर्स के साथ हम इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ स्टेक होल्डर्स के साथ हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, फोकस ग्रुप करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हमने डिस्कस की थी, और इस तरह हम उनके जो चीज़ें हैं ऑब्जर्वेशंस हम यूज़ करते हैं, और फिर हम जो वो कह रहे होते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स वो बता रहे होते हैं, या जो कंसर्न्स वो शो कर रहे होते हैं, वो सारा का सारा हम डाटा जो है वो फ़िलहाल इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट एलिसिटेशन रिजल्ट्स के अंदर जो डाटा हमारे पास आया हुआ है, जो बोर्ड्स के ऊपर है, जो स्टिकी नोट्स हैं, या जो हमारे टेम्पलेट्स फिल हुए हैं, या जो हमारा क्वेश्चनर फिल हुए हैं, हम सारा डाटा लेकर के उसको सॉर्ट कर लेते हैं, और सॉर्ट करने के बाद हम उसको एनालिसिस कर लेते हैं, और जब हम एनालिसिस कर लेते हैं तो हमें जो है हमारे पास काफ़ी सारी इनपुट आ जाती है कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या क्या कंसर्न्स हैं। हम उनको दो हिस्सों में डिवाइड करके कि ये जो है अनस्टेटेड जो स्टेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं और बट कंफर्म्ड नहीं हैं, और ये इंटेंशंस हैं या कंसर्न्स हैं जो कि हमने फील किए हैं। उसके बाद हम वही सारे रिजल्ट्स लेकर के वापस चले जाते हैं स्टेक होल्डर्स के पास, और उनको जाके बताते हैं कि जी ये वो चीज़ है जो हमने आपके रिक्वायरमेंट्स और उस हिसाब से आपसे बात की है। तो उसके बाद वो रिजल्ट्स जो हैं उनको कंफर्म कर देते हैं, और जब हम कंफर्म कर देते हैं तो उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो स्टेटेड और कंफर्म्ड आ जाती हैं, और जो हमारे कंसर्न्स हैं वो स्टेटेड और कंफर्म्ड आ जाते हैं। अब हम वो जो दो हमारे आउटपुट आए हैं उनको फिर हम फर्दर जो है वो टास्क्स के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पूरा एलिसिटेशन का जो नॉलेज एरिया था वो हमने एक ही सेशन में कंप्लीट किया था, और दिस वाज ऑल अबाउट एलिसिटेशन। अब हम प्रोसीड करते हैं आज के लेक्चर के ऊपर। जिस तरह के हमारी बात हो चुकी है कि देयर आर 7 नॉलेज एरियाज इन बिजनेस एनालिसिस। पहला जो नॉलेज एरिया है जिसके 6 टास्क हैं वो हमने डिस्कस किया था, बिजनेस एनालिसिस, प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग। जो दूसरा नॉलेज एरिया था दैट वाज एलिसिटेशन, और जो तीसरा नॉलेज एरिया जिसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं वो है रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। इस नॉलेज एरिया को हम दो सेशंस में कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद फिर हम एंटरप्राइज एनालिसिस की तरफ चले जाएंगे, और देन एंटरप्राइज एनालिसिस के बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस एक नॉलेज एरिया है, और उसके बाद सोल्यूशन असेसमेंट एंड वैलिडेशन एंड अंडरलाइंग कॉम्पिटेंसीज। ये हमारे 7 नॉलेज एरियाज हैं। 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जिनको मैं यहाँ टिक कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, और इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, और ये हम बाकी आने वाले जो हम हमारे सेशंस हैं उनमें कंप्लीट करेंगे। इसके 2 पार्ट्स में हम डिवाइड किया है हमने इसको, 2 सेशंस होंगे, सेशन नंबर 1 एंड 2, और आज हमारा सेशन नंबर 1 है इसकी चीज़ के ऊपर। सो फर्स्ट एज वी हैव दिस पैटर्न कि हम सबसे पहले जो नॉलेज एरिया होगा उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वो नॉलेज एरिया है क्या चीज़, और फिर उस नॉलेज एरिया को डिस्कस करने के बाद हम उसकी जो इनपुट आउटपुट डोमेन है, जो उसके टास्क्स हैं, जो उसके इनपुट्स हैं, जो उसके एज अ कलेक्टिव आउटपुट्स हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, और फिर हम जो टास्क्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं
उनकी हम डिटेल ले लेते हैं और फिर हर टास्क को हम उसका पर्पस क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, फिर उसके इनपुट्स क्या हैं, उसकी एलिमेंट्स क्या हैं, उसके क्या टेक्निक्स अप्लाई होती हैं, कौन से स्टेक होल्डर्स उस टास्क के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और फिर आउटपुट क्या है। तो ये हमारा एक जेनेरिक पैटर्न है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, और अभी तक मेरा ख्याल है कि हम सारे इस पैटर्न को एप्रीहेंड कर चुके होंगे। हम ये जो बिजनेस एनालिसिस का सेमिनार है जिसके अंदर हम सेशंस डिफरेंट कर रहे हैं, थ्रू आउट यही पैटर्न होगा टिल द लास्ट सेशन, जो कि टेक्निक्स के ऊपर है। जो जो टेक्निक्स हमारे यहाँ जिक्र आता है, जिस तरह हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग है, या जिस तरह हमारा क्वेश्चनर्स है, या जिस तरह हमारा रिस्क एनालिसिस है, इसको हम जो डिटेल में एलैबोरेट करेंगे वो उन सेशंस में करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितनी टेक्निक्स को कंसिडर करते हैं, तो फिर वो वहाँ डिस्कस होंगी। लेकिन जो बाकी का पैटर्न है, 2 नॉलेज एरियाज अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, और जो हमारा तीसरा नॉलेज एरिया है वो स्टार्ट है, और इसके बाद जो हमारे रिमेनिंग 4 नॉलेज एरियाज हैं, सब के अंदर सेम पैटर्न हम अडॉप्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू the business, and we have this third knowledge area, that is requirement management and communication. So this knowledge area describes the activities and considerations for managing and expressing requirements to a broad and diverse audience. तो बेसिकली हमें करना क्या है कि वो सारी एक्टिविटीज़ और कंसिडरेशंस जो कि मैनेजमेंट और एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होती हैं अबाउट रिक्वायरमेंट्स टू स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स में भी वेरी डिफरेंट ग्रुप्स, हमने इन स्टेक होल्डर के ऊपर काफ़ी ऑलरेडी बात की हुई है, तो अब मैं फर्दर उस पर नहीं बात करूँगा। बट देयर इज़ वर्ड दैट इज़ ब्रॉड एंड डाइवर्स। जब हम बात करते हैं डाइवर्स की और जब हम बात करते हैं ब्रॉड की, तो उसके अंदर डिफरेंट लेवल्स के लोग आ जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे काम ले रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको आप काम दे रहे हैं, कुछ कस्टमर्स हो गए, कुछ आपके एंड यूजर्स आ गए, कुछ आपके क्लाइंट्स आ गए, कुछ आपके सप्लायर्स आ गए, कुछ आपके सब कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए, कुछ आपके कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए, कुछ कंसल्टेंट्स आ गए। सो अब ये कितना हेट्रोजेनिटी इन ग्रुप्स के अंदर पाई जाती है। मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, वो मुख्तलिफ तरह के उनके कंसर्न्स हैं, मुख्तलिफ तरह की उनकी नीड्स हैं, और आपने क्या करना है कि आपने उन को रिक्वायरमेंट्स के हवाले से उन बोर्ड लेना है। तो वो जो आपने रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एक्सप्रेस करना है कि जी ये रिक्वायरमेंट्स हैं और हमने ऐसे इनको मैनेज करना है, तो उन सारे स्टेक होल्डर्स के साथ। सो दिस इज़ एक्चुअली कवर्ड इन दिस नॉलेज एरिया। वी नीड to carry out necessary activities, and we should take in consideration such activities which are needed for proper management and expressing requirements to different stakeholders. These tasks are performed to ensure that all stakeholders have a shared understanding of the nature of a solution. Now this is very important. This is very important. एक बड़ी अच्छी इसमें जो चीज़ है वो हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जब भी हम कोई भी बिजनेस करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं या कोई भी इनिशिएटिव करते हैं, तो जो 2 पार्टीज़ हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो एक ही ग्रिड के ऊपर हों। हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने एक घर खरीदना है और आपने एक घर बेचना है, so what I need to pay? I need to pay money, right? And you will give house. Now these are 2 different things. जो मेरा कंसर्न होगा, मैं पहले देखूंगा कि मुझे अच्छे से अच्छा घर मिले, और मैं आके इस सारे घर को देखता हूँ और
सो मैं इस घर में आता हूँ और मैं सारे घर को देखता हूँ और मैंने इसको पसंद कर लिया। अब जो आपका कंसर्न होगा वो ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्राइस मिले, और जो मेरा कंसर्न होगा वो ये होगा कि मुझे कम से कम कॉस्ट मिले। अब इस सूरत हाल में जो कि हम एक म्यूचुअल जो बात करना चाह रहे हैं, कोई हम डील करना चाह रहे हैं या हम एक इनिशिएटिव करना चाह रहे हैं, आपका और मेरे जो दो कंपीटिंग डिमांड्स हैं, जहां कंपीटिंग डिमांड्स आ जाएंगी वो बेसिकली 180 डिग्री पे हैं। आप जो चाह रहे हैं वो मैं नहीं होने देना चाह रहा, जो मैं चाह रहा हूँ वो आप नहीं होने देना चाह रहे। तो अब कैसे होगा? एक मशरक है, एक मगरब है, हमें कोई दरमियानी रास्ता ढूंढना होता है। लाइक आप डिमांड करते हैं जी ये घर आप 10 मिलियन में जो है वो सेल करेंगे, और मैं कहता हूँ ये मुझे घर 5 मिलियन में चाहिए। वैसे हकीकत में तो इतना फर्क नहीं होता, बट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल अब 10 मिलियन और 5 मिलियन, और फिर आप कहते हैं नहीं मैं कहता हूँ जी मैं तो 6 मिलियन तक दे सकता हूँ, आप कहते हैं जी हम सिर्फ 8 तक जा सकते हैं, इससे कम नहीं, और इवेंचुअली हम 7.5 मिलियन में एक डील कर लेते हैं। बट ये 7.5 मिलियन के अंदर क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होंगी? फिर हमें ये पता होना चाहिए कि इस 7.5 मिलियन के अंदर एक घर होगा जो कि एक स्ट्रक्चर होगा जिसका पे वाइट वॉश हुआ होगा, जो फर्निश्ड नहीं होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर और एक प्रिपेयर्ड हाउस होगा सिर्फ, और उसमें कारपेटिंग और इवन इलेक्ट्रिक जो स्टफ है वो भी नहीं लगा होगा, और जो एयर कंडीशनर्स हैं उसमें शामिल नहीं होंगे, जो लाइट्स हैं बेसिक लाइट्स हैं वो लगी होंगी, जो फैंस हैं वो नहीं लगे होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें बिल्कुल आपस में डिस्कस कर लेनी चाहिए। अब बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है वो सारी के सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड नहीं होते हैं। तो जब आप एक एलैबोरेटेड एफर्ट करते हैं तो फिर दोनों ही पार्टीज इवेंचुअली एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ जाती हैं जहां जाके वो जो भी नेचर ऑफ सोल्यूशन है उसको उसके बारे में वो एक ही जैसा सोचते हैं। So this is all about requirements management and communication, and we also to ensure that those stakeholders with approval authority are in agreement so as to the requirements that the solution shall meet. So ये basically एक और बड़ी important चीज़ है कि जो हमारे stakeholders हैं जिनके पास अप्रूव करने की अथॉरिटी होती है हमारे प्रोजेक्ट को, हमारे इनिशिएटिव को या हमारे बिजनेस को, या जो भी हम टास्क है वो जो टेकअप कर रहे हैं वो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एग्री कर रहे हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो सोल्यूशन है वो उनको फुलफिल कर देगा। सो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम रह के बात करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम ब्रॉडर इसकी डेफिनेशन देखें तो वो यही है कि ऑल द एक्टिविटीज़ एंड कंसिडरेशंस necessary for managing and expressing requirements to a broad and diverse audience and bringing them to understanding or mutual shared understanding of the things. So अगर हम इसको फर्दर एलैबोरेट करें, सो दिस नॉलेज एरिया डिस्क्राइब्स हाउ बिजनेस एनालिस्ट्स मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स बेसिकली जो डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकती हैं, वो प्रायोरिटीज भी हो सकती हैं। वो जिस तरह अभी हमने एक एग्जांपल दी थी तो वो कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन उसको हमने नेगोशिएशन के थ्रू जो है वो मैनेज किया। उसके बाद इश्यूज एंड चेंजेस इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट the stakeholders and the project team remain in agreement on the solution scope, how requirements are communicated to stakeholders, and how knowledge gained by the business analyst is maintained for future use. तो अब हमें जो चीज़ें यहाँ देखनी है वो एक तो ये चीज़ देखनी है कि जो स्टेक होल्डर्स और प्रोजेक्ट टीम्स हैं वो एग्रीमेंट ऑन सोल्यूशन स्कोप, कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन पे जा रहा है। सारे स्टेक होल्डर्स, लाइक अगर हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और उसके 6 मॉड्यूल हैं तो अभी तक हमने 2 मॉड्यूल बना लिए हैं, तो 2 मॉड्यूल के ऊपर हमें काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा पूरा प्रोजेक्ट ठीक डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा। तो अगर तो वो स्टेक होल्डर्स और टीम जो है वो 2 मॉड्यूल बना के वो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं तो वी कैन प्रोसीड। अदरवाइज हमें दोबारा से देखना है कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो इश्यूज आ रहे हैं या ऑर्डर में जो हम चेंज एंटिसिपेट कर रहे हैं वो कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं।
और इसके अलावा जो चीज़ हमें देखनी है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो किस तरीके से कम्युनिकेट हो रही हैं स्टेक होल्डर्स को, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, इसके ऊपर हमने काफ़ी बात वैसे भी करनी है, लेकिन अभी सिर्फ स्टार्ट में। एंड हाउ नॉलेज गेन्ड बाय द बिजनेस एनालिस्ट विल बी यूज्ड एंड मेंटेन फॉर फ्यूचर यूज़। तो जो हमें वहाँ से नॉलेज मिलता है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, वो फ्यूचर यूज़ के लिए हम उसको कैसे डॉक्यूमेंट करते हैं। तो दिस इज़ हाउ रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस वर्क्स। कम्युनिकेटिंग हमने रिक्वायरमेंट्स बात की थी। यहाँ अगर आप देखें हाउ रिक्वायरमेंट्स आर कम्युनिकेटेड, तो जब मैंने कहा था कि अभी हम इसे डिस्कस करते हैं। So now communicating requirements helps to bring stakeholders to a common understanding of the requirements. हम अगर ये टू एंड फ्रो हो, बोथ साइड की हो, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो, तो फिर होता ये है कि दोनों ही स्टेक होल्डर्स या दोनों ही जो साइड्स हैं वो एक ही अंडरस्टैंडिंग पे आ जाती हैं। अगर शुरू में सिर्फ ये कह दिया जाए कि जी मैंने 7.5 में और मुझे घर चाहिए और दैट्स इट, तो वो जब आप गए तो पता चला ना तो वहाँ उन्होंने प्लास्टरिंग की है, ना ही वाइट वॉश का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, प्लास्टरिंग भी नहीं की और विंडोज और डोर्स भी नहीं लगाए, और सिर्फ जो है एक स्ट्रक्चर खड़ा है और प्रॉपर इवन जो है वो उसकी फाइनल शेप में भी नहीं है, लॉन भी नहीं है, मट्टी के वहाँ ढेर पड़े हुए हैं, दैट्स इट। और नीचे जो है वो फर्श भी नहीं पड़े हुए, उसके जो आपके फ्लोरिंग है वो भी कंप्लीट नहीं है। तो आपके ज़हन में तो ये था कि वुडन फ्लोर होगा और जो है वो ग्लेज टाइल्स होंगी और वहाँ तो बड़ा अच्छा लॉन होगा और कलर स्कीम्स बहुत अच्छी होंगी, वेल डेकोरेटेड होगा। तो अब आप पूछ रहे हैं जी मैंने तो 7.5 मिलियन इस चीज़ के नहीं दिए, वो कहेगा नहीं जी आपने इसी चीज़ के दिए। तो इट इज़ गुड के बजाय आप इस नतीजे पे पहुंचे और एट द एंड ऑफ द डे जाके आप डिस्कशन करें, आप शुरू में ही कर लें कि मुझे किस शेप में मेरा घर चाहिए। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिंग रिक्वायरमेंट्स in advance and even communicating requirements, because the stakeholders represent people from different backgrounds, business domains. This communication is both challenging and critical to the success of any initiative. जिस तरह के हम कल्चर की बात कर रहे थे अगले दिन, तो उसमें हमने बात की थी कि डिफरेंट लोग जो हैं वो चीज़ों को डिफरेंटली देखते हैं। सिर्फ यही कल्चर नहीं होता कि लैंग्वेज बैरियर्स, इसके अलावा लोगों का बिहेव करने का अंदाज भी किसी जोग्राफिक लोकेशन के साथ चेंज हो सकता है। हमने लॉ की बात की थी कि कुछ लोगों के लिए जो लेटर ऑफ लॉ है वो बेसिकली लॉ है और कुछ के लिए स्पिरिट ऑफ लॉ जो है वो लॉ है। तो ये डिफरेंट लोगों की डिफरेंट एप्रीहेंशंस जो है वो हो सकती हैं। ओके, सो दिस इज इनपुट आउटपुट डायग्राम for requirements management and communication, which is third knowledge area, and we have 5 tasks for this knowledge area. So the first task is manage solution scope and requirements. Then manage requirements traceability. This is very important. आज हम इन 2 tasks के ऊपर बात करेंगे। और फिर maintain requirements for reuse and prepare requirements package and communicate requirements. ये 5 हमारे जो हैं टास्क्स हैं, और हम अगर इन के इनपुट्स टोटल की बात करें तो हमें बेसिकली बिजनेस एनालिसिस कम्युनिकेशन प्लान चाहिए होगा, जो कि हमारा 4th टास्क था हमारे फर्स्ट नॉलेज एरिया का, बिजनेस एनालिसिस प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग का, जिसके अंदर हम बेसिकली जो कम्युनिकेशन प्लान हमने बिजनेस एनालिसिस कम्युनिकेशन जो है वो प्लान बनाया था। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स, रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट्स किस तरह की रिक्वायरमेंट्स, स्टेटेड, कंफर्म्ड, कंसर्न्स, कंफर्म्स एंड सच लाइक, एंड रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्लान, ये हमने डेवलप किया था। अगेन जो हमारा 5th टास्क था हमारे फर्स्ट नॉलेज एरिया का। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स स्ट्रक्चर, इसके ऊपर अभी हमने बात करनी है, ये 5th नॉलेज एरिया में आएगा। एंड सोल्यूशन स्कोप एंड स्टेक होल्डर लिस्ट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा 2nd टास्क था हमारे फर्स्ट नॉलेज एरिया का।
उसके बाद जो हमें आउटपुट्स मिलेंगी वो होंगी रिक्वायरमेंट्स अप्रूव्ड। इससे पहले जो हमें रिक्वायरमेंट्स जो हम यहाँ इनपुट के तौर पे ले रहे थे वो देखेंगे हम कि वो बेसिकली स्टेटेड और कंफर्म थी। अब अप्रूव्ड रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आ जाएंगी। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स कम्युनिकेटेड, जो कि हमने टू एंड फ्रो के थ्रू हम इसको करेंगे। रिक्वायरमेंट्स मेंटेन्ड एंड रीयूजेबल, and requirements traced, and requirements packages. So see over there we are having different types of requirements जो कि पहले इतनी रिफाइन शक्ल में नहीं थी। सो ये हम सारे बेसिकली डिफरेंट, अब इस प्रोसेस के, इस टास्क के डिफरेंट जो इनपुट्स हैं और आउटपुट हो सकते हैं। सो इज द केस विद दैट, हम बारी बारी इन सबको करेंगे। इवेंचुअली वी विल हैव दिस कंपाइल्ड थिंग विद अस। सो let's talk on that. We have now 5 tasks with us. The first task is manage solution scope and requirements, जिसके ऊपर अभी हम बात करने जा रहे हैं। You can see over there I have ticked that. And then we have manage requirements traceability, maintain requirements for reuse, prepare requirements package and communicate requirements. So लेकिन अभी हम ये 4 जो टास्क हैं इनको आने वाले हम में करेंगे। आज हम सिर्फ ये 2 करेंगे, फर्स्ट और सेकंड, और इनको आने वाले लेक्चर में करेंगे। बट अभी हम स्टार्ट करते हैं मैनेज सॉल्यूशन स्कोप एंड रिक्वायरमेंट्स। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टास्क, मैनेज सॉल्यूशन स्कोप एंड रिक्वायरमेंट्स, obtain and maintain consensus among key stakeholders regarding the overall solution scope and the requirements that will be implemented. So अब हमें जो चीज़ यहाँ एप्रीहेंड करने की ज़रूरत है वो ये है कि हमें सिर्फ कंसेसिस लेना ही नहीं है कि जी हमारा ये कंसेसिस हो गया स्टेक होल्डर्स के दरमियान, हमें इस कंसेसिस को मेंटेन भी रखना है। सो एक तो obtaining of the consensus is very fine, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने बात की थी कि स्टेक होल्डर्स के जो कंसर्न्स हैं या जो स्टेक होल्डर की नीड्स हैं, जो स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट हैं, जो इन्फ्लुएंस है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज भी हो सकता है। तो हमें जो भी चीज़ें चेंज आए, लेकिन हमें उसका जो कंसेसिस है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है या जो हमारे सॉल्यूशन स्कोप है, सॉल्यूशन स्कोप इज यहाँ जो दूसरी चीज़ आई ओवरऑल सॉल्यूशन स्कोप, एनीथिंग विच इज द स्कोप ऑफ सोल्यूशन, जो भी हम उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं। हम बेसिकली सोल्यूशन मैनेजमेंट के ऊपर प्रॉपर एक हम सेशंस करेंगे, बट अभी हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारा जो कंसेसिस है वो स्टेक होल्डर के साथ वो हासिल भी होना चाहिए और वो रहना भी चाहिए, मेंटेन भी रहना चाहिए। 2 चीज़ों के ऊपर, सोल्यूशन स्कोप एंड रिक्वायरमेंट्स दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड। सो दिस इज द पर्पज ऑफ दिस फर्स्ट टास्क। So this task involves securing approval of requirements from those stakeholders who have the appropriate authority and managing issues that emerge during elicitation and analysis. So we need to first जो हमें चीज़ चाहिए वो है कि हमें अप्रूवल चाहिए उन रिक्वायरमेंट्स की, वो स्टेक होल्डर्स जो कि जिनके पास अथॉरिटी है, और हमने वो इश्यूज जो कि ड्यूरिंग एलिसिटेशन और एनालिसिस के दरमियान हमारे ज़ाहिर हुए थे, हमें उनको मैनेज करने की ज़रूरत है। उसके बाद, और ये टास्क हमें इस टास्क के अंदर हम वो करते हैं। रिक्वायरमेंट्स में बी बेसलाइंड फॉलोइंग अप्रूवल। बेसलाइन कहते हैं, बेसलाइन इज नथिंग एल्स बट अ फ्रोजन पिक्चर। हम बेसिकली एक लाइन लगा लेते हैं और फिर उसके हिसाब से फ्यूचर को देखते हैं कि हम कितना ऊपर, कितना नीचे, या कितना एडिक्वेट, या कितना हम लेसर, या कितना हम ज़्यादा, उस हिसाब से हम उसको एवेलुएट करते हैं। सो एनी चेंज टू द रिक्वायरमेंट्स आफ्टर बेसलाइनिंग, इफ चेंजेस आर परमिटेड, इन्वॉल्व्स यूज ऑफ अ चेंज कंट्रोल प्रोसेस एंड सब्सिक्वेंट अप्रूवल। तो जो हमारी बेसलाइन आ गई है, जो कि अप्रूवल के बाद है, वो अब हमारी एक चीज़ आगे जिसके हिसाब से हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेक करेंगे। और अगर कुछ ऐसी चेंज आ जाती है रिक्वायरमेंट्स में, जो कि हमने बेसलाइन के बाद कुछ रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, तो हम ये देखेंगे कि उसको हमें पहले तो हम उसका इम्पैक्ट निकालेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि क्या वो जो चेंजेस हैं वो किस रिक्वायरमेंट के ऊपर हमारा इम्पैक्ट कर रही हैं, क्या वो ज़रूरी भी हैं कि नहीं है, और अगर वो ज़रूरी हैं तो फिर हमें कैसे उसको
कवर करना है विद इन दोज रिक्वायरमेंट्स, और उसके बाद फिर हम प्रॉपर एक चेंज कंट्रोल प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करेंगे। हम बेसिकली स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करेंगे, उनसे राय लेंगे, उनसे एनालिसिस करवाएंगे और उसके बाद उनकी रिकमेंडेशन लेंगे, और फिर जो भी सब्सिक्वेंटली जो हमारी अप्रूविंग अथॉरिटी है हम उससे जा करके वो उसको अप्रूव करवा लेंगे। सो द सोल्यूशन स्कोप इज रिक्वायर्ड एज, अभी हमने रिक्वायरमेंट्स की बात की, जिस तरह हम बात करें कि दो चीजें हैं, अगर हम बेसिक पे चले जाएं तो एक तो चीज है रिक्वायरमेंट्स, यहाँ आप देखें रिक्वायरमेंट्स है, और दूसरा है सोल्यूशन स्कोप। अब हम दूसरा जो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हमने बात कर ली कि वो हमने इकट्ठी कर ली, उनको बेसलाइन कर लिया, अगर कोई चेंज आती है तो उसको एक हम चेंज कंट्रोल प्रोसेस के थ्रू अप्रूव करवा के दोबारा बेसलाइन का अप्रूव्ड बेसलाइन चेंज आ जाएगी और वो सेकंड बेसलाइन हो सकती है। दूसरी चीज जो है वो है सोल्यूशन स्कोप। दिस इज रिक्वायर्ड एज अ basis for requirements management and is used to determine whether a proposed requirement supports the business goals and objectives. हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि हमारा एक सोल्यूशन हमने अडॉप्ट किया कि हमें बेसिकली एक कंप्यूटर चाहिए, और कंप्यूटर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी ये चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारा कस्टमर है वो डिमांड करता है कि नहीं जी आपने तो इसमें 320 GB हार्ड डिस्क लगे, मुझे तो 500 GB चाहिए। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा स्कोप है सोल्यूशन का, क्या उसके साथ ये मैच कर रहा है या ये स्कोप क्रीप की तरफ जा रहा है। अगर तो वो जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो वाकई ही हमारी रिक्वायरमेंट जो हमने की थी उसके साथ अलाइंड है तो हम इसके बारे में बात सोच सकते हैं। बट अगर वो हमें पता है कि जी नहीं हमारा स्कोप बड़ा फिक्स्ड है और वो 320 GB की ही रिक्वायरमेंट थी, तो अब हम उसे 500 GB नहीं करेंगे। तो वी नीड टू हैव दिस 320 GB एटलीस्ट फर्स्ट। So solution scope should be very much there. So that is required at a basis of requirements management and is used to determine whether a proposed requirement supports the business goals and objectives. और फिर हमने ये भी देखना है कि जो वो ये डिमांड कर रहे हैं क्या वो कहीं कोई मुफीद भी है या सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिमांड ही है। If the business need changes during the lifetime of an initiative, the solution scope must also change. अच्छा ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो जिसके लिए हमने वो इनिशिएटिव लिया था वो बिजनेस नीड के ऊपर बेस था। हम अज्यूम करते हैं कि हमारी बिजनेस नीड जो थी वो प्रॉफिट्स के लिए थी, हम ज़्यादा प्रॉफिट करना चाह रहे थे। अब हमारा एक प्रॉफिट जो है वो आ गया, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दैट इनिशिएटिव या दैट प्रोजेक्ट हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो रहा है ड्यू टू सो मैनी रीजंस। तो क्या होगा, हम अकॉर्डिंगली अपना जो भी सोल्यूशन स्कोप है उसको कर्टेल या उसको एनहेंस या जो भी हमें करना है वो करेंगे। सो सोल्यूशन स्कोप इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द बिजनेस नीड एज वेल। डिस्क्रिप्शन हो गई, पर्पस हो गया, अब हम इसके इनपुट्स की बात करते हैं। सो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान इज द फर्स्ट इनपुट, जो कि हमारी बेसिकली जो हमने डेवलप किया था। सो इट डिफाइंस द प्रोसेस टू बी फॉलोड इन मैनेजिंग द सोल्यूशन स्कोप एंड रिक्वायरमेंट्स। तो ये डिफाइन करता है कि कौन से किस तरीके से हमने वो सोल्यूशन स्कोप और रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करना है, ये कैसे का जवाब जो है ये हमारा प्लान देता है, और क्या एक्टिविटीज़ हैं, कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन से टूल्स हैं जो कि हमें इस टास्क को करने के लिए, इस प्रोसेस को करने के लिए हमें वो फॉलो करने चाहिए। उसके बाद जो दूसरी इनपुट है वो है सोल्यूशन स्कोप, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स मस्ट सपोर्ट द सोल्यूशन स्कोप इन ऑर्डर टू बी अप्रूव्ड unless the solution scope is modified accordingly. The solution scope is also a requirement that can be managed in itself, its in own right. So ये एक बड़ी important बात है कि एक तो ये चीज़ है कि जो requirements हैं वो किस लिए होती हैं, वो solution scope के साथ की वजह से अप्रूव होती हैं। अपनी solution scope है तो उसकी वजह से वो अप्रूव होगा। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस नीड जो है वो चेंज हो जाती है तो आपका सोल्यूशन स्कोप जो है वो चेंज हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली आपकी रिक्वायरमेंट्स भी मॉडिफाई हो सकती हैं। उसके बाद सोल्यूशन स्कोप इटसेल्फ एक रिक्वायरमेंट बन जाती है।
जब आप कहते हैं कि जी हमें ये वाला ये चीज़ इस तरह करनी है, तो बेसिकली वो आप खुद से एक रिक्वायरमेंट्स जो है वो सेट कर लेते हैं। इसके बाद जो एक और इनपुट है दैट इज स्टेक होल्डर लिस्ट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स उसको रिव्यू करेंगे, कौन कौन से स्टेक होल्डर जो हैं वो अप्रूव करेंगे हमारे इस जो हमारा सोल्यूशन स्कोप और रिक्वायरमेंट्स है उसको। एंड देन स्टेक होल्डर्स, solution and transition requirements communicated और traced। तो जो हमारी requirements जो हैं जो किसी भी वक्त जो कि stated हैं, जो specified हैं, जो modeled हैं या verified हैं या validated हैं, हम उनको लेकर के चलते हैं। Although stakeholder approval is normally restricted to requirements that have been verified and validated। तो अब हम सारी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो मैनेज कर रहे हैं, चाहे वो स्टेटेड हैं, स्पेसिफाइड है, मॉडल्ड हैं, अगरचे जो अप्रूवल है वो सिर्फ वेरीफाइड और वैलिडेटेड की ही मिलती है। तो ये हमारे 4 इनपुट्स हैं जो भी हमने देखे हैं, मैनेज सोल्यूशन स्कोप एंड रिक्वायरमेंट्स विच इज द फर्स्ट टास्क of third knowledge area, requirement management and communication. So let's talk to the input output diagram. So over there we can see we have this is a very good summary of what we have talked. Requirements management plan, हमने ये बात कर ली कि ये एक इनपुट है और ये हमें बेसिकली जो किस तरह सपोर्ट करता है, ये हमें बताता है कि हमने कैसे रिक्वायरमेंट्स को जो है वो मैनेज करना है। सोल्यूशन स्कोप जो है वो बेसिकली वो एक तरह से बाउंड्री डिफाइन करती है हमारी रिक्वायरमेंट्स के लिए। स्टेक होल्डर लिस्ट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के कौन करेगा, कौन अप्रूव करेगा, कौन रिव्यू करेगा। एंड स्टेक होल्डर सोल्यूशन और ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट्स कम्युनिकेटेड और ट्रेस्ड, इसके ऊपर हमने बात की। ये 4 इनपुट्स हैं और उसके बाद हमें जो टास्क करना है वो है मैनेज सोल्यूशन स्कोप एंड रिक्वायरमेंट्स। सो जब हम ये टास्क करते हैं तो वी हैव दिस वेरी गुड आउटपुट दैट इज अप्रूव्ड रिक्वायरमेंट्स, जो कि फिर फर्दर यूज हो सकते हैं। जो अपकमिंग हमारा टास्क है इसी नॉलेज एरिया का, मेंटेन रिक्वायरमेंट्स फॉर रीयूज एंड असेस प्रपोज सोल्यूशन, which is first task of 6th knowledge area, and then second knowledge area of 6th knowledge area, second task allocate requirements। so ये हमारा पूरा एक कंसेप्ट है। रिक्वायरमेंट्स जो अप्रूव हुई हैं हमारी इस पूरे प्रोसेस के थ्रू वो फिर फर्दर किन टास्क के अंदर यूज होंगी। so अभी तक हमने पर्पस, डिस्क्रिप्शन और इनपुट आउटपुट डायग्राम देख लिया। अब हम उसके एलिमेंट्स की बात करेंगे और एलिमेंट्स के बाद फिर हम इसकी टेक्निक्स जो हम यूज़ करेंगे उसकी बात करेंगे और फिर हम स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे और फिर आउटपुट की बात करेंगे। सो एलिमेंट्स, जो हमारे एलिमेंट्स हैं इसके वो है एक तो ये चीज़ है जो ऑब्वियसली हमने मैनेज सोल्यूशन स्कोप एंड रिक्वायरमेंट्स, ये हमारे एक है उसमें जो हम अचीव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें सोल्यूशन स्कोप मैनेजमेंट एक एलिमेंट है इसका, इस टास्क का। दूसरा जो एलिमेंट है वो कॉन्फ्लिक्ट इशू मैनेजमेंट का है, हम बाकी भी देखेंगे लेकिन पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। सो सोल्यूशन स्कोप मैनेजमेंट, all stakeholder and solution requirements must be assessed to ensure that they fall within the solution scope. So stakeholders will frequently identify additional needs that the solution may be capable of addressing. So सिर्फ यही नहीं कि जो हमारे ऑलरेडी solution scope के अंदर requirements जो हैं या जो solution वही हमें देखनी है, हमें इसके साथ साथ वो भी देखना है कि क्या इसके अलावा भी कोई चीज़ जो आ सकती है। However, if these additional requirements are invalid or they do not fall within the solution scope, the business analyst must act to resolve the conflict. जिस तरह के हम बात कर रहे थे कि एडिशनल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं जो कि स्कोप का हिस्सा नहीं है, वो स्कोप क्रीप में चला जाता है, तो हमें उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर देते हैं, या जो हमारी जिनकी अलाइनमेंट नहीं है हमारे बिजनेस नीड और प्लान के साथ, तो हम उसको फिर डिस्कार्ड करना चाहिए हमें। बट दैट विल रिजल्ट इन टू कॉन्फ्लिक्ट एंड business analyst should act to resolve that conflict.
जो दूसरा हमारा एलिमेंट है मैनेज स्कोप सॉल्यूशन स्कोप एंड रिक्वायरमेंट्स का, वो है कॉन्फ्लिक्ट इशू मैनेजमेंट। एज रिक्वायरमेंट्स आर डेवलप्ड एंड रिव्यूड, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन अराइज। जिस तरह के हम एक एग्जांपल जो घर वाली थी कि शुरू में जब हम जो मैं चाह रहा हूँ वो आप नहीं चाह रहे, जो आप चाह रहे हैं वो मैं नहीं चाह रहा, तो हमारा एक बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ज्यादा पैसे आप लेना चाह रहे हैं, मैं कम पैसे देना चाह रहा हूँ, मैं अपने पास ज्यादा पैसे रखना चाह रहा हूँ। तो इवेंचुअली हम क्या करते हैं, एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि कुछ लोगों की बुनियाद पे हम फर्दर आगे चलते हैं। अ कॉन्फ्लिक्ट मे रिजल्ट फ्रॉम स्टेक होल्डर्स इन डिफरेंट एरियाज व्यूइंग रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक ही रिक्वायरमेंट को डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अपने अंदाज से देखते हैं और आपने फिर उनको कैसे मैनेज करना है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी पार्ट है। इट मे ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज। Inconsistent requirements cannot be satisfied by a single solution and so any inconsistency must be resolved. जब आप solution की बात करते हैं कि आपने एक solution देना है किसी requirement, तो अगर requirements ही clear नहीं है, concise नहीं है, correct नहीं है और inconsistent है, तो फिर आपने उनकी पहले inconsistency को resolve करना है कि क्या चीज़ चाहिए है। 2, 3, 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, अब आप क्या चाहते हैं, तो ये चीज बेसिकली उसको रिजॉल्व करेगी। देन जिस तरह हमने बात की थी कि 2 हमने एलिमेंट्स देखे थे, अब हम जो फर्दर 2 एलिमेंट्स देख रहे हैं। प्रेजेंटिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर रिव्यू। अब हमने बेसिकली जब हम बात कर रहे थे कि सॉल्यूशन स्कोप को हमने देख लिया कि वो क्या चीज़ है, उसके बाद हमने कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व कर लिया। जो एक और एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमने वही जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको रिव्यू के लिए प्रेजेंट कर दें जो भी रिव्यूअर्स हैं। डिटरमिन हाउ रिक्वायरमेंट्स विल बी प्रेजेंटेड टू वेरियस स्टेक होल्डर्स। कैसे आप वो प्रेजेंट करेंगे, एंड वेदर प्रेजेंटेशन विल बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। A formal presentation may be a written system requirements, specification including executive summaries et extra, and a requirement may be presented informally like in an email, message, note or verbally. So we need to define कि हमने कैसे requirements जो हैं वो review के लिए present करनी है। Approval. Ensure that the stakeholders responsible for approving requirements understand and accepts the requirements. अब हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने इसको अप्रूव करना है, ये चीज़ हमें इंश्योर करनी है कि वो उस चीज़ को पूरा समझ लें और फिर एक्सेप्ट कर लें। स्टेक होल्डर अप्रूवल मे बी रिक्वायर्ड फॉर द रिजल्ट ऑफ अदर बिजनेस एनालिसिस वर्क इंक्लूडिंग एलोकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, प्रपोज प्रॉब्लम रेजोल्यूशन एंड अदर डिसीजंस। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली जो कि हम अप्रूवल के एलिमेंट में करते हैं। After the elements of this task, manage solution scope and requirements, we proceed to the techniques of this task. जो techniques हम use करते हैं वो है, एक तो है problem tracking. हम प्रॉब्लम देखते हैं, आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम उसको ट्रैक भी करना चाहते हैं। So this allows the business analyst to manage any issues identified with requirements by stakeholders and ensure that those issues are resolved. Baselining बहुत अच्छा एक concept है। Once requirements are approved, they may be baselined, meaning that all future changes are recorded and tracked, and the current state may be compared to the baseline state. Subsequent changes to the requirement must follow the change control process. So आपने एक baseline set कर दी है और अब बेसलाइन से, ये बेसिकली शुरू की बेसलाइन है कि जी हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, अब वो कुछ बढ़ गई होंगी रिक्वायरमेंट्स या कुछ कम हो गई होंगी, तो आप किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं कि पहले दिन जो हमने अप्रूवल करवाई थी उसकी क्या कंपैरिजन है। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो चेंज आती हैं जो इनएविटेबल है कि चेंज जो है वो हम इनहेरेंट है प्रोजेक्ट के अंदर या इनिशिएटिव्स के अंदर, फ्यूचर है अनसर्टन। तो अब आप क्या करेंगे कि बेसिकली ये जो आपकी स्टेट है जो आज की है, इसको बहरहाल आप कंपेयर करेंगे कि आफ्टर इवन अप्रूव्ड चेंजेस आप कहां खड़े हैं। अगर इतनी अप्रूवल्स हुई हैं, 3, 4, 5, 6 अप्रूवल्स हुई हैं और हमारी रिक्वायरमेंट्स ये हैं या ये हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास एक बेंचमार्क काइंड थिंग आ जाती है जो कि आप इसको यूज कर सकते हैं। साइन ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिक्वायरमेंट्स साइन ऑफ फॉर्मलाइजेस एग्रीमेंट बाय स्टेक होल्डर्स दैट द कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेड रिक्वायरमेंट्स इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट।
A formal sign-off of requirements documentation may be required by organizational standards or for regulatory reasons. कानून एक तो कह सकता है, एक लॉ कह सकता है, एक आपका जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोसेस है कि जी आपने उस वक्त तक प्रोसेस नहीं करना जब तक आप उसे साइन ऑफ नहीं कर लेते, तो ये रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। लेकिन दिस इज अ गुड थिंग, सारे के सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उसको साइन ऑफ कर देते हैं। तो ये एक टेक्निक है जो आप फर्दर इसमें यूज कर सकते हैं। अब कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जिनको आप रिव्यू कर सकते हैं, और जो आपके जो स्टेक होल्डर आपके इस काम को रिव्यू कर सकते हैं और फिर अप्रूवल दे सकते हैं, उसमें डोमेन एसएमईज आ जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एसएमईज आ जाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर है और स्पॉन्सर है। ये कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जो जिनको हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। और आउटपुट क्या आती है? आउटपुट जिस तरह की हमने बात की थी किसकी, इस टास्क की एक आउटपुट है, दैट इज रिक्वायरमेंट्स विच आर अप्रूव्ड। सो रिक्वायरमेंट्स विच आर अग्रीड टू बाय द स्टेक होल्डर्स एंड रेडी फॉर यूज इन सब्सिक्वेंट बिजनेस एनालिसिस और इम्प्लीमेंटेशन एफर्ट्स। सो दीज आर बेसिकली जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अप्रूव्ड रिक्वायरमेंट्स हैं। अब ये बेसिकली आउटपुट है हमारे पहले टास्क का। हमारा जो हम रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन नॉलेज एरिया जो कि तीसरा नॉलेज एरिया है, उसका जो पहला हमने टास्क है वो कंप्लीट कर लिया, दैट इज मैनेज सॉल्यूशन स्कोप एंड रिक्वायरमेंट्स। एज वी हैव डन द फर्स्ट टास्क रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, इसका हमने पहला टास्क जो है मैनेज सॉल्यूशन स्कोप एंड रिक्वायरमेंट्स ये कंप्लीट कर लिया। अब हम दूसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज मैनेज रिक्वायरमेंट्स ट्रेसेबिलिटी, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सो first we need to apprehend the purpose of this thing, manage requirements traceability. So we need to create and maintain relationships between business objectives, requirements and other team deliverables and solution components to support business analysis or other activities. Now this is very important. What we need to do is कि हमें वो relationships जो हैं वो identify करने हैं, वो क्रिएट करने हैं और उनको मेंटेन करना है। बिजनेस जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके दरमियान और रिक्वायरमेंट्स के दरमियान, जो बाकी डिलीवरेबल्स हैं उनके दरमियान, कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, इसकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इसका ये डिलीवरेबल है और इसका ये सोल्यूशन कंपोनेंट है। तो ये बेसिकली पूरा कंसेप्ट है जो कि बिजनेस एनालिसिस एक्टिविटीज के अंदर ये बेसिकली इस तरह अपना रोल प्ले करता। So we are very much clear of the purpose. Let's proceed to description. As I've told you, this is very important task. So requirements are related to other requirements. एक requirement है वो दूसरी requirement से relate कर रही होती है, वो requirement जो है वो तीसरी requirement से interact कर रही होती है, और इसी तरह requirements जो हैं वो हमारा जो solution components हैं उनके साथ interact naturally कर रहे होते हैं, and to other artifacts such as test cases and stuff like that. So हमें ये जो relationship है कि एक requirement जो है वो किस requirement के साथ dependent है या उसकी successor है, अगर ये requirement होगी तो फिर ये requirement पूरी होगी, अगर ये requirement नहीं होगी तो ये भी पूरी नहीं होगी। So tracing a requirement refers to the ability to look at the requirement and the others to which it is related. तो हमें ये देखना है कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये किस किस रिक्वायरमेंट के साथ अटैच है, किस किस रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, किस किस कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमें ये सारा चीजें जो हैं वो रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन करना है। सो ट्रेसिंग जो हम बात करते हैं मैनेज रिक्वायरमेंट्स ट्रेसेबिलिटी, तो फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट एंड देन वी नीड टू मेंटेन दैट ट्रेसिंग। सो ट्रेसिंग लिंक्स बिजनेस रिक्वायरमेंट्स टू स्टेक होल्डर and solution requirements to other artifacts produced by the team and to solution components. And then requirements traceability identifies and documents the lineage of each requirement, including its backward traceability derivation के कहाँ से वो ड्राइव हो रही है, its forward traceability allocation के कहाँ वो जाके इनपुट डाल रही है, and its relationship to other requirements as well. And one another thing is traceability is used to help ensure solution conformance to requirements and to assist in scope and change management, risk management, time management, cost management, communication management. It also is used to detect missing functionality or to identify if implemented functionality is not supported by a specific requirement.
So this is about the description, and other things which we have is the goal of tracing is to ensure the requirements and ultimately solution components are linked back to a business objective. There are several reasons for creating these relationships: impact analysis, requirements coverage, and requirements allocation. So impact analysis हम ये कहते हैं when a requirement is changed, अगर एक requirement change होती है और अगर हमारा लिंक नहीं है तो हमें कोई नहीं पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव कितना मुतासर हुआ। लेकिन अगर एक रिलेशनशिप है, हमें पता है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है ये इस सॉल्यूशन के साथ, कंपोनेंट के साथ अटैच्ड है और वो फर्दर हमारे प्रोजेक्ट के इस या हमारे इनिशिएटिव के इस ऑब्जेक्टिव के साथ अटैच है, तो हमारे जो रिक्वायरमेंट चेंज होने का इम्पैक्ट है हम वहाँ जो है वो निकाल के देख सकते हैं। So when a requirement is changed, the business analyst can easily review all the related requirements and components, software components, in order to understand the impact of the change. Requirements coverage: when business objectives are traced to detailed requirements such as business rules, data elements, and use cases, it is clear how they will be accomplished. And requirements allocation is the process of assigning stakeholder and solution requirements to solution components and to releases. So these are reasons कि क्यों हम बेसिकली ये रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट करते हैं। So there are two inputs we have. One is requirements. All requirements may potentially be traced to other requirements, and all stakeholder and solution requirements must be traceable to the business requirement. So अभी हमें ये देखना है कि जो requirements हैं वो other requirements के साथ कैसे अटैच होती हैं, और जो सारे stakeholders हैं, solution requirements हैं, वो भी हमें देखना है कि वो requirements के साथ कैसे अटैच होते हैं। Requirements management plan is one input. It defines how and whether traceability is being performed, the tools that will be used to support traceability, and the process that will be used to manage it. कैसे करना है, कौन करेगा, क्या resources यूज होंगे, क्या tools यूज होंगे, और फिर कैसे हम उसको मैनेज करेंगे। अब ये है बेसिकली इनपुट आउटपुट डायग्राम। इसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए हैं और हमें रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्लान चाहिए है, और हमें बेसिकली जो करना है वो है मैनेज रिक्वायरमेंट्स ट्रेसिबिलिटी। बेसिकली ये हमें प्रोसेस जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं ये हम अप्लाई करेंगे, एंड देन वी विल गेट रिक्वायरमेंट्स विच आर ट्रेस्ड। एंड आफ्टर दैट जो चीज़ हमारी आउटपुट में यूज होगी वो हमारा मैनेज सोल्यूशन स्कोप एंड रिक्वायरमेंट्स के अंदर एक तो से ये बेसिकली इटरेटिव है, जो यहाँ से चीज़ निकलेगी हम वहाँ रिक्वायरमेंट्स जो ट्रेस्ड हैं वो हम अपने जो पहला हमारा टास्क था वहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। जो हमारे एलिमेंट्स हैं रिक्वायरमेंट्स ट्रेसिबिलिटी के वो हैं रिलेशनशिप। पहला जो हमारा एलिमेंट है, after examining and organizing the set of requirements, record the dependencies and relationships for each of the requirements. Common relationship include necessity, effort, subset, cover, value. So necessity. This relationship exists when it only makes sense to implement a particular requirement if a related requirement is also implemented. तो basically क्या है कि अगर आपने ये काम करना है तो दूसरा काम लाजमी करना होगा। Effort. This relationship exists when a requirement is easier to implement if a related requirement is also implemented. अब हम एक काम करना चाह रहे हैं, like हमारे पास एक नया काम आ गया, हमने वो काम करना है, तो ये हमारी एक रिक्वायरमेंट है कि जो हमने X काम करना है, लेकिन उस काम को करने के लिए अगर हम Y ट्रेनिंग ले लें जो कि एक दूसरी रिक्वायरमेंट है, तो हमारा X काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो हमें बेसिकली जो दोनों की एक काम करने के लिए इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है कि दूसरा काम करना ज्यादा आसान हो जाएगा। सबसेट, when the requirement is decomposed outcome of another requirement. अब अगर हम एक रिक्वायरमेंट है उसको फर्दर बफ्रिकेट करते हैं तो एक नेचुरल हमारा रिलेशनशिप बन जाता है कि ये टोटल रिक्वायरमेंट है। मसलन एक छोटी सी हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसकी एक फर्दर रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि हमें चाहिए सॉफ्टवेयर सिस्टम इंजीनियर चाहिए, एक हमें हार्डवेयर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, और फिर हमें जो है वो कंपाइलर और एडिटर चाहिए जिसके अंदर हमने वो सॉफ्टवेयर कंपाइल एडिट करना है।
अब हमारी ये जो तीनों रिक्वायरमेंट्स है बेसिकली ये एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही हैं, तो दीज आर सबसेट ऑफ दिस बिगर रिक्वायरमेंट. सो कवर when the requirements fully includes the other requirement. This is a special case of subset where the top level requirement is the sum of the sub requirements. Value when including a requirement affects the desirability of related requirement. तो ये एक 5 चीजें हैं जो रिलेशनशिप को टाइप्स को बताती हैं. उसके बाद जो हमारे दूसरे एलिमेंट्स हैं वो हैं, एक तो इम्पैक्ट एनालिसिस है और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम है. इम्पैक्ट एनालिसिस इज परफॉर्म टू असेस और evaluate the impact of a change. Traceability is a useful tool for performing impact analysis. When a requirement changes, its relationship to other requirements or system components can be reviewed through this impact analysis. So configuration management system के अंदर a specialized requirements management tool is generally needed to trace large number of requirements. और इसके लिए जो हम जो टेक्निक्स यूज करते हैं वो है कवरेज मैट्रिक्स. एक और इसमें जो चीज है वो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के हवाले से कि जब आपको अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर याद हो कि एक हमने बात की थी ट्रिपल कॉन्स्ट्रेंट की कि टाइम है, कॉस्ट है, स्कोप है और हमें क्वालिटी जो है वो मेंटेन रखनी है उसकी. अब अगर हमें कॉस्ट को हम कम कट करते हैं तो या तो हमारा स्कोप भी कट होगा और या हमारा टाइम बढ़ेगा, और अगर हम टाइम को कम करते हैं या हमारी कॉस्ट बढ़ेगी या स्कोप कट होगा, सो वाइस वर्सा. और अगर हम तीनों को ही मतलब कॉस्ट को भी कम करते हैं और स्कोप सेम रखते हैं और टाइम भी सेम, फिर क्वालिटी सफर होगी. सो ये बेसिकली कंस्ट्रेंट्स थे हमारे जिनके ऊपर बात की थी, और हमारे अभी लाइक रिस्क और कस्टमर सेटिस्फेक्शन और रिसोर्सेज ये भी हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं. क्या सूरत हाल होगी अगर कोई भी एक ऑब्जेक्टिव हमारा चेंज हो रहा है तो बाकी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर वो लामहला असरअंदाज होता है. ये हमने कंक्लूजन किया. तो इवेंचुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर एक चीज है कि आपने पूरे प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी करनी है. तो ये बेसिकली एक बड़ा अच्छा टूल है कि ओवरऑल अगर आपकी एक छोटी सी चेंज आती है तो ओवरऑल आपकी क्या चेंज आती है. सो स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट टूल जो कि हम कह सकते हैं इसको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम को, जो कि हमारी उस पूरी कॉन्फ़िगरेशन को असेस करने के लिए इट इज काइंड ऑफ ये कहना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ इम्पैक्ट एनालिसिस है. इम्पैक्ट एनालिसिस तो ये था कि अगर ये रिक्वायरमेंट चेंज होगी तो इससे रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स है वो, और फिर हमारे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव या हमारा जो सोल्यूशन कंपोनेंट है उसके ऊपर. बट जब हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो पूरी जो हमारी पिक्चर है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा. सो कवरेज मैट्रिक्स हमारा एक टेक्निक है जो हम यूज करते हैं इसमें, और दिस इज अ टेबल और स्प्रेडशीट यूज्ड टू मैनेज ट्रेसिंग. It typically used when there are relatively few requirements or when tracing is limited to high level requirements only. जो हम स्टेक होल्डर्स इस टास्क के लिए हम जो कंसिडर करेंगे वो है इम्प्लीमेंटेशन SMEs, प्रोजेक्ट मैनेजर और टेस्टर. और आफ्टर डूइंग दैट वी विल हैव आउटपुट ऑफ दिस टास्क दैट इज रिक्वायरमेंट्स ट्रेस्ड. रिमेंबर जब हमने पहला किया था तो वो रिक्वायरमेंट्स अप्रूव्ड था और ये रिक्वायरमेंट्स जो ट्रेस हुई हैं. Traced requirements have clearly defined relationships to other requirements within the solution scope such that it is relatively easy to identify the effects on other requirements of a change. So this is the output, and this is all about this managed requirements traceability. We have talked on inputs, outputs, elements, techniques used, and the flow chart of inputs, outputs, and techniques applied. And this is the second task of our third knowledge area, that is requirement management and communication. So let's have the summary of today's lecture. So in this lecture we had discussed about requirements management and communication कि क्या चीज़ है ये. बेसिकली रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन की क्या आपस में इम्पोर्टेंस है. हमें बेसिकली जो है वो एक ब्रॉड और डाइवर्स किस्म के स्टेक होल्डर्स को जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम्युनिकेट करनी है, कैसे उनको मैनेज करना है. उसके बाद हमने इनपुट आउटपुट डायग्राम देखी. हमने 5 प्रोसेसेस हैं जो रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन के वो आइडेंटिफाई किए, और उन 5 जो टास्क थे
उसके अंदर से 2 टास्क जो हैं मैनेज सोल्यूशन स्कोप एंड रिक्वायरमेंट्स इसकी बात की, और फिर मैनेज रिक्वायरमेंट्स ट्रेसेबिलिटी की बात की। हमने पर्पस देखा इन प्रोसेसेस का क्या है, हमने इनकी डिस्क्रिप्शंस देखी, मैनेज सोल्यूशन स्कोप और रिक्वायरमेंट्स की हमने डिस्क्रिप्शन देखी, इससे हम क्या मुराद लेते हैं, और मैनेज रिक्वायरमेंट्स ट्रेसेबिलिटी इसकी हमने डिस्क्रिप्शन देखी। फिर हमने इनके इनपुट्स लिए, कौन कौन सी जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ होंगी, कौन कौन से हमारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे, और इवेंचुअली हमने इन दोनों के आउटपुट्स देखे कि क्या इन दोनों के आउटपुट्स हैं। जिस तरह के पहले का अगर हम बात करें मैनेज सोल्यूशन स्कोप एंड रिक्वायरमेंट्स का, तो जो रिक्वायरमेंट्स अप्रूव्ड हैं वो यहाँ से आउटपुट निकला, जो कि फिर फर्दर कुछ और टास्क के अंदर एज इनपुट यूज़ होगा। उसके बाद मैनेज रिक्वायरमेंट्स ट्रेसेबिलिटी है, ये इसके हमने बेसिकली आउटपुट देखा जो कि रिक्वायरमेंट्स ट्रेस्ड है, जो कि फिर फर्दर जो उसमें यूज़ होगा। So this is what we had discussed today, and thank you very much. When we meet, we will continue with this lecture. I say good luck and thank you. Allah Hafiz.